अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज इतवार का दिन है और उम्मीद करते हैं कि आज जो छुट्टी का दिन है आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग है, इसे भरपूर अंदाज से गुजारें और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि आज का जो दिन है वो बहुत अच्छी अच्छी खबरें और बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग आपकी लाइफ में शामिल करे। इसी के साथ शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज के साथ और अखबारात क्या कहते हैं इसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने ही कन्वेंशनल अंदाज से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं और ज़ाहिर है आजकल जो हैपनिंग्स हैं ख़ासतौर पर पॉलिटिकल और जो सोशल डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसे भी डिस्कस करेंगे। ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पान गुटखा और अमूमन हम देखते हैं कि छालिया का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया आजकल हमारी नौजवान नस्ल में भी, और ये माउथ कैंसर जो है ये बढ़ता हुआ रुझान, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इसे किस तरह रोका जाए, किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, इसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम देखते हैं कि कल शायकीन क्रिकेट की जो उम्मीदें थी वो टूटी, क्योंकि ज़ाहिर है बारिश ने बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ आंख मचोली खेलते रही बारिश, और अल्लाह पाक का निज़ाम है, बारिश बराने रहमत है। लेकिन कल हमने देखा कि मैच जो था वो अबैंडन कर दिया गया और ड्रॉ करके एक एक पॉइंट जो था वो दोनों टीम्स को दे दिया गया। क्या क्या कमजोरियां थी पाकिस्तान की जानिब से, क्या वीकनेसेस थी, उसे भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। 9 मई बगावत और खाना जंगी की कोशिश की गई। 9 मई वाक़या का हदफ मौजूदा आर्मी चीफ साहब और उनकी टीम थी, ऐसा कहना था प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब का। हम देखते हैं जिस तरह इस पूरे सिनेरियो में अनवारुल हक काकड़ साहब सामने आए, उन्होंने मनसब संभाला और बहुत मुश्किल हालात में ये मनसब और ये ड्यूटी संभाली गई, जहां एक तरफ टेररिस्टिक एक्टिविटीज़ का ख़तरा, सिक्योरिटी के चैलेंजेस, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो मसला है वो है मुआशी चैलेंजेस का। तो बहुत प्रोएक्टिव दिखाई देते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंतकामी कार्रवाई ना की गई, अगर 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया गया तो ऐसा लगेगा कि शायद हुकूमत भी मुलव्वस है इस सारे सिनेरियो में। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं, लेकिन उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इसके खिलाफ हम देखते हैं कि जो बात हमेशा की गई, चाहे वो हमारे अस्करी इदारे हों या फिर हमारी हुकूमतें हों, हमेशा यही मौक़िफ़ और स्टांस रहा कि जो मुल्क की सालमियत है उसको अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए, ना कि ऐसे फैक्टर्स या ऐसे अंसर जो कि सिक्योरिटी को सबोटाज करें उन्हें फ्री हैंड दिया जाए या एट लार्ज रखा जाए। बहरहाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं शेर मोहम्मद खावर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर एनालिस्ट है। शेर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, 9 मई का जो वाक़या है, अभी भी हम देखते हैं मौजूदा सूरत हाल में भी काफ़ी हल्का हाथ रखा गया। ऐसा नहीं कि उन्हें बहुत ज़्यादा कोई कोई ये किया गया जी आपके ट्रायल्स किए जाएंगे या ये किया जाएगा, उन्हें अरेस्ट किया गया। अभी भी उनकी जो फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान हैं, ज़ाहिर है वो तो यही कहेंगे कि उन्हें फ़ौरन रिहा कर दिया जाए, क्योंकि ट्रायल करना मेरा आई थिंक बहुत ज़रूरी भी है और वक्त का तकाजा भी है। क्या समझते हैं? देखिए ना, पहली बात तो बार बार इस बात का इजहार किया जाता है, मुल्क की सालमियत का, मुल्क की इस्तेहकाम का, ये बातें की जाती। पाकिस्तान बहुत ही मजबूत मुल्क है, एटमी कुव्वत है जी। ये बातें करके हमें ये एहसास होता है कि जैसे हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। लिहाजा ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि मुल्क की इस्तेहकाम और सालमियत की, ये बात ही नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान मजबूत मुल्क है, 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एटमी कुव्वत रखता है, और पाकिस्तान में अच्छे अच्छे साइंस हर शोबे में हमारी देखें तो ये बात तो इस बात को छोड़ दें। रही बात ये कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, इनमें जिस तरीके के साथ ये जो काकड़ साहब की आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ना, ये आज उनका नशर होगा जरगा में जी। मैंने भी पढ़ा तो उन्होंने एक बात बहुत खूबसूरत बात कही कि सियासत में किसी को गाली देने का हक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सियासत में किसी को पत्थर मारने का हक नहीं जी। सियासत करें लेकिन इमारतें ना जलाएं। जी जी, ठीक है ना, एक मुहज़्ज़िब कौम की तरह उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया, और उन्होंने अपनी इंकिसारी का इज़हार किया कि मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। जी जी बिल्कुल। अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो उनके ऊपर ये जिम्मेवारियां आयद होती है कि मुल्क को किस समत में लेके जाना है। उन्होंने आते ही 2-3 इजलास किए कि बिजली के नर्क महंगे हो गए और ऊपर से फिर तेल के नर्क भी महंगे हो गए, तो अवाम जिस तरह से गुजर रहे हैं, तो मैं ये समझूँ उन्होंने सही कहा है कि ये जो 9 मई के जो वाक़यात थे और उनमें जो जिस तरीके के साथ इदारों को निशाना बनाया गया जी, ये अच्छी रिवायतें नहीं है। अच्छा शेर साहब, चूँकि बात 9 मई की वाक़ये की हो रही है, बहुत अफसोसनाक वाक़या था, बहुत अफसोस। जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन नहीं है। वो जो फैमिलीज़ हैं जिनके
बेटे या बेटियां पकड़े गए, ज़ाहिर पूरे मुलविस थे और बाकायदा वीडियो प्रूफ्स के साथ उन्हें अरेस्ट किया गया, तहवील में लिया गया। वो अब भी ये कहते हैं कि हमने किया क्या है। देखिए ना जी, 2-3 बातें हैं जी, हमारे पास। इंसाफ नजर नहीं आता जी, हमारी, इंसाफ होता हुआ हमें नजर नहीं आता। जी, अभी आपके सामने 18 दिन हो गए हैं रानीपुर में वाकया हुआ, जो फातिमा बच्ची जी, का जी, 10 जी, बरस की जी, बच्ची, वो भी तो वीडियो सामने आ गई है। बिल्कुल ऐसी है, हुआ क्या है? जी। 18 दिनों में कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, 1 सितंबर की बात कर रहा हूँ, परसों की बात कर जी, रहा जी, हूँ। एक बच्ची को लेकर के जाते हैं बखर अस्पताल में, इमरजेंसी में, सरकारी अस्पताल में। वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो मरीज की, जो बच्ची का जो बाप है उसके साथ उसको मार पिटाई करते हैं। डॉक्टर मोबाइल पे लगे हो, इलाज करें, नहीं, बच्ची अपने बाप को देख रही है कि उसकी पिटाई हो रही है और मर गई बेचारी, 13 बरस की। इस तरीके के साथ हमें हर तरह से सरकारी इदारों को एक्टिव करना पड़ेगा, अदलिया को एक्टिव करना पड़ेगा, पुलिस को एक्टिव करना पड़ेगा, और इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि लोग रास्तों पर आए क्यों। जी, जी, सारी बातें अगर एक सिस्टम में हो रही हो जी, तो लोग स्ट्राइक क्यों करेंगे? जी महंगाई हो गई है, सही, लोगों को अगर रिलीफ मिलता रहे तो इस तरीके से मैं ये अर्ज करूंगा कि हुकूमत और आवाम दोनों का ये फर्ज बनता है जी, कि वो अपने मामलात को समझें, सुलझाएं, और किसी भी ऐसे वाक़े में न जाएं जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ना तो किसी को गाली दी जा सकती है, न किसी की तरफ पत्थर फेंका जा सकता है, बिल्कुल ठीक, न इमारत को आग लगाई जा सकती है। सही, बाकी ये मुल्क आपका है, इजहार की आज़ादी है। जी, जी, पाकिस्तान में मैं समझता हूँ, आप टीवी चैनल रात को खोल के देखें, जी, जितनी इजहार की आज़ादी पाकिस्तान में जिस तरीके के साथ आपके मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं जी, यार। जी, बिल्कुल, मतलब ये कि थोड़ा इस तरीके से थोड़ा लिमिटेशंस होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म ने ये बहुत अच्छी बातें की हैं, जी, और जो मुल्ज़मान हैं जहाँ जहाँ भी जिस मुकदमे में मतलूब हैं उनके लिए सज़ा और जज़ा का अमल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। शेर साहब, ये एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें कहते हैं जी कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान की अपनी हैसियत है, ऐसा कहना था अमरीकी महकमा ख़ारजा का। अब हमने देखा कि माजी में भी अगर अमेरिकन स्टेटमेंट्स को हम उस पर ज़रा गौर करें तो हमेशा कहीं ना कहीं एक दफ़ा डू मोर का मुतालबा आता है, फिर कहीं ना कहीं ऐसा इजहार करते हैं कि शायद हम उनके साथ कोई डबल क्रॉस कर रहे हैं, डबल गेम करते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान को इस तरह की बातें भी की जाती हैं ग्लोबल सिनेरियो में, लेकिन फिर अगले ही रोज़ या 2 दिन बाद उनको रियलाइज़ हो जाता है शायद हम गलती पे हैं। ऐसी बातें की क्यों जाती हैं, इस तरह के मौक़िफ़ अपनाए क्यों जाते हैं? ये बातें हमें दलालत करती हैं इस बात पर कि हमारे जो माजी में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत कमज़ोर रही है। ठीक है, और वो कौमें ही तरक्की कर पाती हैं जो अपने माजी पे नज़र रखती हैं और अपने माजी से सबक सीखती हैं। सही, इस्लाम ने हमें दर्स दिया है पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखने का। ठीक है, इतने हुकूक बताए जा रहे थे कि लोगों ने कहा कि हम ये समझते थे कि कहीं रिसालत माब ये न कह दें कि आपकी जायदाद में पड़ोसियों का हक है। जी, 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 देखिए ना, हम 305 रुपए 36 पैसे में पर लीटर तेल खरीद रहे हैं। जी, कमर टूट गई है। जी, आप ही का करीबी मुल्क ईरान, मैंने वो उस दिन गूगल पे नेट पे सर्च किया, वहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस में 15 रुपए 11 पैसे पर लीटर तेल मिल रहा है। सही, तो हमें ज़रूरत क्या है कि इतना महंगा तेल खरीद रहे हैं? जी, जी, जबकि वो तेल रोज़ाना लाखों लीटर के हिसाब से पाकिस्तान में स्मगलिंग होकर आ रहा है, लेकिन उसको कौमी खजाने को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। लिहाजा हमें बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। अमेरिका या जितने भी ममालिक हैं उनके साथ एक मुल्क की सतह पर हम बात करें, उनके सबऑर्डिनेट बन के जब बात करेंगे तो वो हमें कभी एक दिन में एक शीशे का रुख दिखाएंगे, दूसरे दिन दूसरा आईना दिखाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने फैसले खुद करें, अपनी कौम के मफाद को नज़र में रखें और अपने बच्चों के फ्यूचर को नज़र में रखें। हम देखें कि हम कौम को इस महंगाई के दलदल से कैसे निजात दिला सकते हैं। हम एटमी कुव्वत तो हैं, लेकिन कराची जैसे शहर में 10-10 घंटे लोड शेडिंग होती है। देहातों की तो बात ही हो रही है, हजार देहात आज भी ऐसे हैं जहां पर अभी तक लाइट पहुंची ही नहीं है। सीवरेज का सिस्टम क्या है? आए दिन आप देख रहे हैं कि फिलहाल मिनिस्टर के पास से 66 अरब निकले, फिलहाल के पास से ये निकला, फिलहाल। कल मैं खबर पढ़ रहा था सिंध में जो पेंशन की मद में फाइनेंस डिपार्टमेंट 2 खरब 35 अरब रुपए की करप्शन हुई है। 2 खरब 35 अरब रुपए। ये सिलसिले खत्म हो गए तो लोगों में खुशहाली। शेर साहब, बिल्कुल आपकी बात बजा, लेकिन ये मैं बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जब भी
ऐसी पाकिस्तान की तरफ से कोई बात की जाती है कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं या फिर हम निकलना चाहते हैं या IMF की शैडो से बाहर आना चाहते हैं, तो हमने देखा तब सैंक्शंस के इशारे दिए जाते हैं, जी लगा दिए जाएंगे, ये कर दिया जाएगा, इस तरह हरास किया जाएगा, उस तरह हरास किया, और होता भी है ऐसा। ग्लोबल जो ताकतें हैं, इंटरनेशनल ताकतें, उनकी तरफ से इस चीज़ को भी कैसे मद्देनजर क्या हुआ? जी 44 ईयर्स आपने सैंक्शन ईरान पे लगाई। जी। ईरान तो एटॉमिक कुव्वत बनने जा रहा है। सही। ईरान में जो साइंसी तरक्की हो रही है, वहाँ की खुशहाली तो देखें। एक सेकंड के लिए बरसों में बिजली बंद नहीं होती जी। मतलब ये कि उनके लिए वो तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो तो कहने सेक्शन हमारे लिए तो अल्लाह की रहमत बनकर आए। हमें क्या चाहिए जी। हमारे पास अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हुई हैं, फ्रूट हमारा अपना है, सब्जी हमारी अपनी है, मछली हमारी अपनी है, लाइव स्टॉक हमारा अपना है, कहीं किसी हद तक तेल कोयला गैस सब काफ़ी चीज़ें तो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है ना, तो फिर घबराने की क्या बात है? हमने कर्जा कैसे उतारना है? मैं जब आपके पास प्रोग्राम करने आया हूँ ना, जब प्रोग्राम करके निकलूंगा, पाकिस्तान के ऊपर पता है आपको कितने अरब रुपए का सूद वाजिब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे कर्जा नहीं, सूद जो तुम्हें देना जी जी जी। लिहाजा इन चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा, जान छुड़ानी पड़ेगी और बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। जिस तरीके के साथ काकड़ साहब फरमा रहे हैं ना कि अगर 9 मई के वाक़यात के मुल्ज़मान के खिलाफ हमने कार्रवाई नहीं की तो हमें ये समझा जाएगा कि हम बाइस्ड हैं। इसीलिए अगर हमने अपनी कौम को बचाने के लिए कुछ नहीं किया और कौम को कर्ज़ों से और इस महंगाई से नहीं बचा सके तो हम बाइस्ड समझे जाएंगे। राइट, बिल्कुल ठीक। शेर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपको मजीद भी ज़हमत देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे जो हमारे ओरल हाइजीन है या ओरल कैंसर है, इसकी क्या वजूहात हैं और क्या प्रैक्टिकल और ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। आज हम बात करेंगे हमारे समाज में बढ़ती हुई मनशियात का इस्तेमाल। Every family near or far has a problem of drug addiction. Yes. But we do not talk about it. नशे में ऐसे ही लगता था कि अगर मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, अगर किसी के पैसे मांग रहा हूँ, कुछ भी मांग रहा हूँ, तो अगर ना कर रहे ना तो वो मुझे बुरे लग रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट डे ही आपको एडिक्शन हो जाती है, फर्स्ट डे ही आप उसके आदी हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम होता है कि आप फ़न के लिए यूज़ कर रहे हो या आप किसी एक्सीडेंटली किसी ट्रॉमा की वजह से, एंड डे बाय डे आप यूज़ से अब्यूज़ एंड अब्यूज़ से आप एडिक्ट बन जाते हैं। बचत अपनाएं, मईशत बचाएं। तवानाई की बचत का अहद करें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले हमने जिक्र किया कि ओरल हाइजीन और ओरल कैंसर के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अमूमन बॉडी के किसी भी हिस्से में दर्द हो, तकलीफ़ हो या फिर कोई ऐसी परेशानी हमें फ़ील हो कि कोई नॉर्मल सी नहीं है बॉडी के अंदर, तो हम फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करते हैं। लेकिन हम दांतों को हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। छोटी मोटी तकलीफ़ हो तो कभी क्लोव का इस्तेमाल कर लिया या फिर
होम रेमेडीज़ लगा ली मगर दांतों के डॉक्टर के पास जाते हुए कतराते हैं। तो ये एक तासुर है जिसे हमें ख़त्म करना होगा, इस मिथ को भी तोड़ना होगा कि फ़ौरन अगर कोई भी तकलीफ़ महसूस हो या फिर ना भी हो, रेगुलर विजिट्स डेंटिस्ट के पास ज़रूरी हैं, क्योंकि दांतों की जो हाइजीन है या फिर दांतों के जो मसले हैं, बीमारियां हैं, उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से फिर बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। आज हम बात कर रहे हैं जी ओरल कैंसर का। ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ रुझान सामने आ रहा है, और ये जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नौजवान नस्ल में ख़ास तौर पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि पान, गुटखा और छालिया हम देखते हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बैंड हैं, लेकिन इस्तेमाल उसका बहुत ज़्यादा है। अब डेली रूटीन में देखें कि अगर नौजवान नस्ल है या ख़ास तौर पर मर्द हजरात हैं जो बाहर काम करते हैं, तो हमेशा उनके मुंह में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ऐसा ज़रूर रहता है कि जो हार्मफुल हो सकता है। इस चीज़ को किस तरह अवॉइड किया जाए, किस तरह दूर रहा जाए, और फिर ख़ास तौर पर मुंह के अंदरूनी हिस्सों की सफाई करना कितना ज़रूरी है, ये भी जान लेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद बशीर, आप डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब पहले तो ओरल कैंसर की बात कर लेते हैं, फिर मुंह की सफाई पर भी आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। इसकी क्या वजूहत हैं? एक तो ज़ाहिर है इस तरह की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना जो कि मुज़र सेहत हो सकती हैं, उसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, हमारी खाने की रूटीन या फिर हमारे लाइफ स्टाइल्स? जी बिल्कुल है। अब जैसे जैसे अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है जी, उस हिसाब से जो है ओरल कैंसर का भी जो रेशो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और अब ऑलमोस्ट जो है लंग कैंसर के बाद अब कह सकते हैं कि ओरल कैंसर भी ऑलमोस्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे आ गए हैं। और कराची में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा जा रहा है, और उसकी मेन वजह वही है जो आपने अभी हाईलाइट की कि जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ये छालिया, पान और गुटखा हो गया और स्मोकिंग हो गई, ये मेन फैक्टर्स हैं ओरल कैंसर्स के। और लोग जो हैं वो एक तो वैसे ही यहाँ पे पाकिस्तान में डेंटिस्ट के पास जाने से थोड़ा सा वो घबराते हैं। तो ओरल कैंसर एक दिन में भी नहीं होता है, ना ही कुछ महीनों में, ये एक स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस होती है जी। लेकिन वो क्योंकि नेग्लिजेंस की वजह से वो फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पे फिर उसका कोई क्योर नहीं रहता। सही। अगर अर्ली स्टेजेस में पेशेंट्स हमारे पास आ जाएं तो फिर ये है कि कुछ ना कुछ उसमें काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट हम कर देते जा सकता है। सही। किया जा अच्छा, हम आपके पास तो खैर केसेस बहुत सारे आते होंगे, पान, गुटखा और छालिया, जब आप उनको ये बताते हैं कि इसकी ये वजह बनी है, या फिर अगर कोई आपकी डेंटल बीमारी है या कोई इस तरह की बीमारी जो दांतों से जुड़ी हुई है, तो आपको लगता है कि वो ये काउंसलिंग उनके लिए काफ़ी है, वो छोड़ देते हैं इस्तेमाल करना, या फिर वो मज़ीद उसी सिचुएशन में इस्तेमाल करते रहेंगे, दोबारा आएंगे तो भी आपके पास उसी हालत में आएंगे? इस तरह का रुझान ज़्यादा है, या फिर जब आप समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं लोग? देखिए, अब ये डिपेंड करता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। कुछ लोग जो हैं वो वाकई डॉक्टर की बात को अहमियत देते हैं, ठीक है, और वो समझते हैं कि अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो लाजमी इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी। फिर हम उनको डिफरेंट केसेस के थ्रू समझाते हैं। अब तो क्योंकि मीडिया का दौर है, फिर हम अपने क्लिनिक्स में भी अब ये कोशिश करते हैं कि डिफरेंट जो पेशेंट्स आते हैं फिर उनकी वो पिक्चर्स वगैरह या जो भी उनका पूरा हमारे पास एक पूरा प्लान बने हुए होते हैं कि ये पेशेंट्स आए थे इस कंप्लेन से, जी। तो फिर वो हम उनको उस तरीके से गाइड करते हैं। सेकेंडली फिर अमूमन जो मैंने देखा है, ये एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है, ठीक है, एरिया वाइज जो है ना, आप अगर आप कर सकते हैं तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक सर्टेन एरिया में बहुत ज़्यादा कंजप्शन है स्मोकिंग की या गुटखे की, पान की, तो वो लोग खुद भी देख चुके होते हैं कि फलाने के घर में, फलाने के खानदान में, अपने ही खानदान में किसी फर्द में ये ओरल कैंसर हुआ था जिसकी डेथ हो गई। जी। वो भी एक हम उनको काउंसलिंग में बताते हैं कि देखें आपकी फैमिली में ये चीज़ हो चुकी है, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि लाइलाज है। मतलब ओरल कैंसर में अगर आपका ट्रीटमेंट कर भी दिया जाए तब भी मुंह का कोई हिस्सा या टंग का कोई हिस्सा काट दिया जाता है, तो उसके बाद आपकी लाइफ तो नॉर्मल नहीं रहती, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, बात करना के स्टाइल चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से फिर हम उनको ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम उनको बताएं कि ये चीज़ आप छोड़ दें, और अभी अर्ली स्टेजेस पे ही। और दूसरा ये कि कैंसर जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पर है, ऑलमोस्ट 5 स्टेजेस हैं कैंसर की। तो वो हम स्टेज वाइज है कि जब इनिशियली आते हैं तो वो कोई एक छोटा सा छाला होता है या कोई ऐसी अल्सरेशन होती है। अगर हमें कभी कभी नॉर्मल पेशेंट ऐसे ही आता है जर्नल चेकअप के लिए, हमें फील होता है, हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ हमें फील हो रही है। अगर वो अर्ली स्टेजेस पे ही उस चीज़ को क्विट कर दें या अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें तो वो होपफुली वो चीज़ क्योरेबल भी है। सही।
लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम पेशेंट ना आए तो फिर ये है कि वो तो फिर राइट अनट्रीटेबल है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। जो ओरल कैंसर है, यूजुअली मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि हम डेंटिस्ट के पास जाते हुए कहते हैं होम रेमेडीज़ लगा ली, मुझे तकलीफ है या कोई छाला निकला है या कुछ भी निकला है तो हम यूजुअली कुछ लगी लिपटी जो मेडिसिन हैं वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन भी कर ली या फिर घर की जो रेमेडीज है वो इस्तेमाल कर ली। बज़ाहिर तो हमें आराम आ जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दिस कैन बी कैंसरस, और फिर अगर ये कैंसर में तब्दील हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि जब बाकी परेशान होना ज़रूरी है कि मुझे एक्सपर्ट से रब्ता करने की सर एक ज़रूरत तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क में कि यहाँ पे जो हमारा डेंटल का खास तौर पे मरीज है वो दवाई लेने हमारे पास नहीं आता, वो पान वाले के पास जाता है। हाँ सही कह रहे हैं। वो कहता है गफूर भाई आज मुझे दांत में दर्द हो रहा है, मैं क्या लूं, तो उसके पास अपनी केबिन में ही कोई ना कोई मेडिसिन कोई रखी हुई होती है जो भी कि भाई ये पेन किलर है ये ले लो, मैंने खाई थी ठीक हो गए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वहाँ से स्टार्ट होता है कि जब आप उसको दवाई एनाल्जेसिक है शुरू में तो वो असर करती है और कुछ वक्त के लिए कुछ टाइम के लिए वो बिल्कुल पेनलेस हो जाएगा, लेकिन वो सबसे बड़ा एक डिजास्टर्स आपके लिए इस तरीके से होता है कि वो जो कॉज था वो वहीं पे ही है और वो फिर मल्टीप्लाई होता है। हाँ कैंसर बेसिकली जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स है ना, ताकि वो जो आपकी तभी वो बढ़ता ही जाता है और बहुत पहले वो इनिशियल स्टेज पे तो ठीक है लेकिन फिर बाद में बहुत रैपिडली ग्रो करता है। तो वो सबसे बड़ा एक हमारे लिए प्रॉब्लम होता है कि जब मरीज खुद सेल्फ मेडिकेशंस में रहें या उन ऐसे लोगों से वो राब्ते में रहते हैं या फैमिली में किसी को बोल देते हैं कि मुझे ये चीज़ हो रही है आप मुझे बताओ, वो डॉक्टर के पास नहीं आते, हमारे पास वो जब तक आते हैं तब तक वो प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है। सही। लेकिन इसका सिंपल से ये है कि एक जर्नली अगर आप एक एग्जांपल ले लें कि अगर कैंसर में आप कोई भी सालन खा रहे हैं और अगर आपको वो ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं, कभी कभी मरीज कहते हैं कि हमने खाए और मिर्चें बहुत लगी, या कभी कभी ये हुआ कि किसी ने बोला कि मेरी जबान के नीचे ना कोई छोटा सा छाला टाइप है या कोई ऐसा वाइट सा पैच नजर आ रहा है या वो रेडिश हो गया है या वो कंटिन्यूस 3 हफ्तों से ज़्यादा बढ़ चुका है या 4 हफ्ते हो गए या महीना हो गया है और वो फिर अपने हिसाब से जो भी रेमेडीज़ की लेकिन वो नहीं ठीक हो रहा, लेकिन है वो अभी उनको पेनलेस ही लग रहा होता है तो वो इग्नोर करते हैं। ठीक है। वही एक टाइम है कि अगर वो फौरन हमारे पास आ जाए क्लिनिक पे विजिट कर लें तो वो ठीक हो जाता है, मतलब हम उसको क्योर कर सकते हैं। सही। लेकिन अगर आप उसको ग्रो करने देंगे हाँ, तो फिर वो लीजन बढ़ता बढ़ता आपके पूरी जो ओरल कैविटी है उस पे फैल जाता है। ठीक है। इसमें एक बात जहन नशीन ये कर लें कि जो ओरल कैंसर है वो कभी भी हार्ड टिश्यूज में इतनी जल्दी नहीं फैलता। ओरल कैंसर हमेशा सॉफ्ट टिश्यूज से शुरू होता है। आपकी जबान बहुत सॉफ्ट है, आपके जो अंदर के जो गाल हैं, चीक्स जिसको आप कहते हैं, बक्कल साइड, वो बहुत सॉफ्ट है। फ्लोर ऑफ द माउथ जिसको जो जबान का निचला हिस्सा है, लिप्स के अंदर का भी जो लिप्स का अंदर का हिस्सा, तो ये बहुत सॉफ्ट टिश्यूज हैं। ठीक है। तो वो सॉफ्ट टिश्यू से बढ़ के फिर जब वो प्रोग्रेस करता है तो वो आगे जाके फिर वो बोन में पेनिट्रिएट कर सकता है और वो सारा कुछ है। तो ये जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं वो बहुत इजीली, मतलब अगर वो पेशेंट शुरू में आ जाए तो क्योरेबल है। राइट। और इसका एक और कैंसर में जो सबसे बड़ी है कि लिमिटेड माउथ ओपनिंग। ठीक है। कभी कभार जब लोग जो पान गुटखा खाते हैं वो कहते हैं उनके मुंह खोलने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और वो कहते हैं कि हमारा जो है ना वो मुंह अंदर से बिल्कुल सख्त हो गया, वो फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो वो हम कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो अंदर से जो भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। तो उनको मुंह खोलने में या कोई चबाने में प्रॉब्लम होती है या ड्राई माउथ की कंप्लेन करते हैं कि हमारे मुंह में थूक नहीं बन रही। ये एक सिम्टम्स हैं कि जिसको आप पेशेंट एक नॉर्मली समझ सकता है कि ये चीज़ पहले नहीं थी अब हो रही है, तो वो फौरन मुझे विजिट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राइट डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है। अच्छा, ओरल कैंसर की कौन कौन सी स्टेजेस क्योरेबल हैं? आई मीन अगर बात की, आपने कहा 5 स्टेजेस यूजुअली होती हैं, किस स्टेज तक क्योरेबल है? और फिर उसके बाद अगर किसी को हो जाता है तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि उसे मुआशरा जो है, आसपास की सराउंडिंग्स हैं, वो बहुत परेशान करते हैं कि तुम्हारा शायद बचना मुश्किल हो जाएगा, या इस तरह की बातें उस मरीज़ के सामने करना कि जहाँ वो मेंटल डिप्रेशन में भी चला जाता है। इस चीज़ को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, इनिशियली तो जो स्टेज 3 तक भी जो है वो भी हम क्योर कर सकते हैं, जब तक कि कैंसर जो है वो उसी मुंह की हद तक ही हो। मतलब कि किसी बॉडी पार्ट में अगर जैसे बिलफर्स के किसी टंग के एक पार्ट पर है तो हम कभी कभी उस हाफ टंग को कट कर देते हैं, उस पीस को कट कर देते हैं और कीमोथेरेपीज के जरिए फिर उसको एक नॉर्मल लाइफ में ले आते हैं। जॉ में है तो वो उस जॉ के हिस्से को, एक पर्टिकुलर हिस्से को हम रिमूव कर देते हैं।
लेकिन अगर वो कैंसर पेनिट्रिएट कर जाता है पूरी बॉडी में, देन इट्स अनक्यूरेबल। वो तो फिर किसी भी कैंसर जब वो पूरी बॉडी में फैल जाता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। तो जब तक कि किसी मुंह के हिस्से तक है तो फिर हम उसको क्योर कर सकते हैं। रही बात ये कि माशरे में या सोसाइटी में, देखें अब बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट्री एडवांस हो गई है। बहुत ज़्यादा एडवांस। पहले इतना ज़्यादा अगर कोई चीज़ रिमूव की जाती थी, कोई सर्जरी, तो उसके इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट प्लान्स बात के नहीं होते थे। कोई प्रोस्थेटिक वर्क के मुंह अगर चेंज हो जाता है, आजकल प्लास्टिक सर्जरीज हो रही हैं, आजकल जॉ की पूरी हम सर्जरीज करके उसको पूरा हम रीफंक्शन कर देते हैं, री इम्प्लांटेशन कर देते हैं दांतों को दोबारा। मतलब ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आराम से हो जाती हैं और मरीज अपनी नॉर्मली जिंदगी गुजार सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी में मूव ही ना कर पाए, लेकिन वो तभी है कि उस स्टेज तक जाए नहीं तो ज़्यादा बेहतर है कि वो एक एक्सेसिव प्रोसीजर्स हैं और काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। पाकिस्तान में फिर भी आई थिंक लकी हैं यहाँ के लोग कि यहाँ पे डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो दुनिया से सबसे चीपेस्ट है। बिल्कुल आज की डेट में भी अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जिस तरीके से जो भी महंगाई है या मटीरियल है, हम सारा इम्पोर्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो, और वाहिद ये ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे दुनिया पूरी, पाकिस्तानी स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, दे प्रेफर टू कम टू पाकिस्तान फॉर देयर डेंटल वर्क। अब तो इस पे जो है वो लोग मजाक करने लगेंगे, वो ओवरसीज पाकिस्तानी आते ही खाली दांतों का इलाज करवाने। तो पाकिस्तानी इस मामले में लकी हैं। और जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, कराची में आप देख लें, जो जिन्ना है या हमारा सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ के मैक्सिलोफेशियल सर्जन डिपार्टमेंट्स हैं पूरे। बिल्कुल। एंड वन ऑफ द टॉप मोस्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स और प्लास्टिक सर्जन्स हमारे पास मौजूद हैं और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल जी जी। तो अगर वो थोड़ा सा आवाम को ये है कि अपने आप पे थोड़ी तवज्जो दें, तो वो मेरे ख्याल से कि नेग्लिजेंस से बेहतर है कि वो पहले से सिक्योर कर लें अपने आप को। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। टॉपिक तो बड़ा लंबा है और मेरे ख्याल बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आप हमें ये शर्फ बख्शा कि हम आपसे इंटरव्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे शायकीन क्रिकेट थोड़ा सा कल उदास हैं कल से, क्योंकि ज़ाहिर है बारिश ने जो मैच था वो वाइट वॉश कर दिया। लेट्स सी अब आने वाले जो मैचेस वो क्या होते हैं, इस पर डिबेट से डिस्कशन करेंगे डिटेल से। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. अरे सम्मो तुम? मैं बर्बाद हो गई। इस औरत के साथ मेरा गुजारा नहीं है। मेरी धी कार आके बह गई है। ये कौन है? ये सम्मो के शौहर हैं। अच्छा तो ये है वो नमूना। रोने से मसले थोड़ी हल होते हैं। शक्कर भंडारे पर डांस करो। अरे भाई ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? मैं सेकंड हैंड गाड़ी नहीं लूंगा। महंगी गड्डी खरीदने की हमारी हैसियत ही नहीं है अभी। ये लो। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। बहुत अजीम भाई है जी। लड्डू में हड्डी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे शायकीन क्रिकेट की। थोड़ा सा मायूस हैं, परेशान हैं। कल की जो सिचुएशन थी बहुत एक्साइटमेंट थी, और जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है, चाहे वो किसी भी महाज पर हो, किसी भी टूर्नामेंट में हो, हमेशा, या वो हॉकी हो, कोई भी मैदान हो, हम देखते हैं कबड्डी के मैदान हो, पाकिस्तान इंडिया ऐसी राइवलरी है कि जहाँ दोनों मुल्क
पाकिस्तान भी और इंडिया भी और दोनों मुल्कों की जो आवाम है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत सारी नज़रें डटी भी होती हैं, टिकी भी होती हैं इस चीज़ पे कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। बहरहाल जी, कल हमने देखा कि मैच जब स्टार्ट हुआ, बारिश की जो तलवार थी वो तो मुसलसल लटकती रही, लेकिन फिर भी पहली इनिंग्स हुई और ऑन एंड ऑफ बारिश होती रही, सिलसिला जारी रहा। हमने जो फास्ट बॉलर्स की बात हमने की कि पेसर्स ने जिस तरह परफॉर्म किया कल, वो यकीनन काबिल सताइश था। एक अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो स्टार्ट दरमियान में थोड़ा सा पीछे रह गया। हमने देखा कि जो मिडिल ऑर्डर की हमारे ख़ास तौर पे स्पिनर्स की जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी बेहतर ना रह सकी, सपोर्ट ना कर सके हमारे फास्ट बॉलर्स को। लेकिन बहरहाल कल का टोटल 266 था ऑन बोर्ड, मगर बारिश ने इजाज़त नहीं दी पाकिस्तानी बैट्समैन को कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। क्या किस तरह का ये गेम बन सकता था, किस तरह की डेवलपमेंट्स हो सकती थी पोटेंशली, इस पर बात करेंगे। और जो आने वाले मैचेस हैं उसे भी डिस्कस करते हैं। हमारे साथ एक बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर एजाज़ फारूकी साहब, फॉर्मर मेंबर रहे हैं जी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, पीसीबी के, और बहुत ज़बरदस्त अंदाज से गवर्न करते रहे इस सारी सिचुएशन में। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, जिस तरह हमने देखा कि कल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और लग भी रहा था कि चलें एक टोटल अच्छा इंडिया ने दे दिया बोर्ड के ऊपर। इस पिच के ऊपर भी हमने देखा उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी की, शुरू के जो ओपनिंग बैट्समैन थे, मगर फिर मिडिल ऑर्डर में उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और हमारे स्पिनर्स जो है वो कहीं ना कहीं लैग करते हुए दिखाई दिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? कर देखिए, इसमें स्टार्ट के वक्त जी हमारे जो फास्ट बॉलर थे उन्होंने पूरी गेम पे ग्रिप कर ली थी, ग्रिप कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। 60 रन पर 4 विकेटें उड़ा दी थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, विकेटों में भी अंदाजा लगाया कि शुरू की जो 4 विकेटें थी ना, उसमें 3 तो बोल्ड थे। बिल्कुल। जब एक बैट्समैन बोल्ड होता है जी तो वो आने वाला प्लेयर हिल जाता है, परेशान हो जाता है। मैं जब उसको नजर नहीं आ रहा है कोहली जैसे प्लेयर को, तो मैं कैसे खेलूंगा? सही। वो सिचुएशन चली 60 रन तक चलती रही। मगर हुआ ये कि अल्टीमेटली चूंकि लिमिटेड ओवर्स इजाजत होती है हर बॉलर को बॉलिंग करने की, तो उसका तरीका ये होता है कि उनको कुछ ओवर दिए जाते हैं, फिर रोका जाता है, फिर आखिर में बॉलिंग दी जाती है। ओवरऑल तो फास्ट बॉलर इसलिए छाए रहे, आपने देखा कि अफरीदी ने 4 विकेटें ली, नसीम शाह ने 3 विकेटें ली और हारिस रऊफ ने 3 पूरी की 10 के 10 फास्ट बॉलर दी। जब नंबर आया स्पिनर्स का तो मायूसी की वजह उसकी है कि सबने देखा कि स्पिनर्स को उनके जो बैट्समैन थे वो इतना कॉन्फिडेंस से खेल रहे थे, बहुत ही आराम से खेल रहे थे और 5 और 6 के रन के एवरेज से वो लेकर चले गए। उन्होंने शानदार स्कोर किया और इसकी वजह से वो पूरा स्कोर जो विकेट सारी 10 के 10 उन्होंने उड़ा दिए और वो भी सारे फास्ट बॉलर थे और वो स्कोर 266 पे चला गया। अच्छा, चेजेबल था भी और नहीं था, दोनों चीजें थी। क्योंकि अगर खेल होता तो 266 कम स्कोर नहीं है और इतना भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा बैटिंग ऑर्डर 7 नंबर तक है। जी बिल्कुल, हमारी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल, मगर 3-4 विकेटें अगर उड़ जाएं तो फिर मसला मुश्किल हो जाती है। एक पॉइंट दोनों को मिल गया। इसमें कोई शक नहीं है कि शायकीन बहुत से लोग यहाँ से गए थे देखने के लिए गए थे। शौक क्रिकेट का तो ऐसे शौक होता है, तो उसमें जरूर है कि वो जीत नहीं देख सके पाकिस्तान की, जो लग रहा था कि पाकिस्तान जीत सकता था। तो बहरहाल फील्डिंग हमारी बहुत मायूसकुन रही, हाथों से कैच गए, हाथों से बाउंड्रीज को रोक नहीं सके, जो हकीकत में उनको रोकना चाहिए था, बाउंड्रीज को नहीं रोक सके। तो ये थोड़ा सा मायूसकुन पहलू था। अब हमारे जो इसको इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, इनको देखना होगा कि अगली मैचेस जो हैं, क्योंकि सबसे टफ मैच पाकिस्तान का इंडिया ही से था। बिल्कुल, एशिया कप है और बाकी टीम में तो आपने देखा कि नेपाल से और बांग्लादेश से और श्रीलंका से, इनसे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, अफगानिस्तान से इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था और बड़ी उम्मीदें थी कि इस मैच की बुनियाद पर पाकिस्तान जीतकर अपना लोहा मनवा सकता था। बिल्कुल ठीक है। 2 फायदे होते थे अगर ये पाकिस्तान मैच जीत जाता, तो जो वर्ल्ड कप का मैच इंडिया में होना है उन पर प्रेशर पड़ जाता। बिल्कुल ऐसे है। अगर वो बैकफुट पर आता कि भाई हम नहीं खेलेंगे तो लोग थू करते कि भाई तुम खेल इसलिए नहीं हो कि तुम हार चुके श्रीलंका में। तो इंडिया बड़े प्रेशर में था, पाकिस्तान इतना प्रेशर में नहीं था। सही। प्रोफेसर साहब, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट वेल टेकन, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता, मेरा ऐसा मानना है या सोचना है, शायद हो सकता है आपकी, बिल्कुल क्योंकि यू आर द एक्सपर्ट, आप हमें बताएंगे, कल स्पिनर्स की तादाद ज़्यादा नहीं थी, हम एक स्पिनर ड्रॉप भी तो कर सकते थे, एक पेसर शामिल कर लेते, क्योंकि हम हमेशा एक तासुर हमने रहा है कि जो इंडियन बैट्समैन हैं वो ख़ास तौर पर स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर से घबराते हैं थोड़ा सा, और कल भी हमने देखा कहीं ना कहीं यही जो था वो सिचुएशन थी वहाँ पर। देखिए, चूँकि
हमारे फास्ट बॉलर्स ने विकेटें ली जी, तो ये बात जहन में आ रही है कि अगर एक फास्ट बॉलर ऑफ बढ़ जाता और स्पिनर कम हो जाता तो शायद हमें फायदा हो जाता। अमूमन होता ऐसा नहीं है, जब 4 विकेटें गिर जाती हैं और टीम दबती है तो मैजिक होता है स्पिनर्स के पास, ठीक है, उनको विकेटें लेना चाहिए था, ये जरूरी था उस वक्त। अच्छा, जब टीम दबती है ना तो वो फिर बैट्समैन बड़ा संभल के खेलता है, वही टाइम होता है कि बॉल को स्पिन कराकर और डॉज देकर बैट्समैन को काबू किया जाता है। उसमें ये नाकाम रहे क्योंकि उन्होंने बहुत सुकून से, आपने देखा हर तरह बहुत आराम से, बड़े आराम से रन रेट उन्होंने मेंटेन रखा, 6-7 का एवरेज, तकरीबन 6 का उनके पास था। सही। उससे खेलते रहे, जब अच्छा स्कोर हो गया फिर ही जब फास्ट बॉलर्स आए तो उन्होंने बाकी विकेट ली। बिल्कुल जी, ऐसे है। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब अगर हम आने वाले मैचेस की बात करें, एशिया कप की अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया की हमेशा से हरदर्मी रही है, वो नहीं चाहता कि कोई भी सीरीज़ पाकिस्तान के साथ खेले या कोई वनडे या फिर T20। जब उनसे बात की गई है हमारे PCB की तरफ से भी, तो वो हमेशा अपनी मनवाने की कोशिश करता है। मौजूदा सिचुएशन में अगर एशिया कप को देखें तो आपको लगता है कि दोबारा ये टाकरा हो सकता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं या 3 बार भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, कोई एक मैच तो चलें, बारिश की नज़र हो गया, आने वाले फाइनल में भी आ सकते हैं, फाइनल में भी आ सकते हैं और टॉप 4 में भी आ सकते हैं। हाँ, टॉप 4 में, फाइनल में आ सकते हैं। वजह उसकी यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस अगर इस तरह से खेलते गए और जीतते गए, सेमीफाइनल में जीत गए, तो ये फाइनल में दोनों टीमें फिर पहुंच सकती हैं। ठीक है। और ये तो आपको तय है कि वर्ल्ड कप जो है वो होने वाला है, इसमें पाकिस्तान को खेलेगा पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए ना पाकिस्तान की जो जेन्युइननेस देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया कि नहीं, पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी, ये एक बोल्ड स्टेप होता है। और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, उसको आप बोल्ड नहीं कह सकते, ये एक अजीब व गरीब सोच होती है। मगर पाकिस्तान ने उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि नहीं, आप आए या नहीं आए, हम आपके इंडिया में आके खेलने को और आपको हराने के लिए तैयार हैं। कौम ने भी इसको बड़ा सराहा इस बात को। शुरू में ये था कि भाई जो कि वो नहीं आ रहे तो हम क्यों जाएं, मगर आस्ते तक कौम ने अंदाजा लगाया कि भाई इंडिया की टीम को हमारी टीम का कॉम्बिनेशन इससे बेहतरीन है। हमारे पास बाबर आजम जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन जब हों और हमारे 7 नंबर तक की बैटिंग ऑर्डर हो, फास्ट बॉलर हमारे हों, तो इंडिया को हराना इतना मुश्किल काम नहीं है। और अगर इंडिया में इंडिया को हरा कर आ गए तो फिर उसकी बात ही क्या बात है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, चूंकि आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा रहे हैं, जो वर्ल्ड कप है ज़ाहिर है बहुत बड़ा इवेंट होता है, और ख़ासतौर पर ODI वर्ल्ड कप हम देखते हैं कि अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि उसकी फेवरेबल कंडीशंस हों। यहाँ भी उसने पले केले में, क्योंकि श्रीलंकन ऑफिशियल्स ने ये बताया कि जी बारिश हो सकती है, मौसम खुश्क नहीं है, ऑप्शंस दिए गए कि जब ये शेड्यूल डिसाइड हो रहा था कि जी कहीं ड्राई ग्राउंड्स में करा लिया जाए। हमेशा क्यों घबराता है? कहीं ना कहीं डर है पाकिस्तानी टीम से, कोई बहुत ज़्यादा खौफज़दा है इंडिया? एक बड़े मजे की बात आपको बताऊं, जब भी ये कैलकुलेशन की जाती है कि जो टीम कॉम्बिनेशन बनता है और वो समझते हैं कि हमें स्लो पिच पर जीत सकेंगे, हम फास्ट पिच पर जीत सकेंगे, तो वो जब भी तरकीबें करते हैं, आप देखिए कैलकुलेशन करेंगे, पूरे रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, वो टीम हमेशा हारती है। हाँ, क्योंकि जितना ज्यादा वो सर पे हावी करती है, डिपेंड करती है उस कॉम्बिनेशन पर, और परफॉर्मेंस पीछे रह जाती है। हाँ, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह वो पिच पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। जबरदस्त। अब देखिए ना, पाकिस्तान टीम श्रीलंका गई थी, अभी श्रीलंका खेल कर आई, तो आपने देखा कि जब सारे फेवरेबल कंडीशन श्रीलंका के पास थी, मगर पाकिस्तान ने उनको बुरी तरह से हराया। तो ये होता है, और अक्सर पाकिस्तान गया है इंडिया में, इंडिया को हरा कर है, एशिया कप में पाकिस्तान का पल्ला भारी रहा है, तो ये चीजें तो चलती रहती हैं इसके अंदर। और सोली पिच फेवरेबल किसी भी टीम के लिए नहीं होती है। एक जहन होता है, कैलकुलेशन होती है कि भाई इनके पास स्पिनर ज्यादा हैं तो स्पिन को भी फेवर करेगी। ऐसा 100% होता नहीं है। जब टीम उतरती है तो उसको अपने हिसाब से खेलना होता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस होता है। राइट। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर मैं बाबर आजम की कैप्टनसी की बात करूं, प्लेयर तो माशाल्लाह बहुत बड़े हैं, लोहा भी मनवाया है, अपना नाम भी मनवाया है, 104 मैचेस में 19 सेंचुरियां, और फिर उसके बाद 59-60 की एवरेज है बैटिंग की। कैप्टनसी पर बहुत सारे एतराज़ात भी हुए, माजी में हमने देखा, हाल ही में कुछ बातें भी हुई कि शायद अगर बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दिया जाए तो उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी, क्योंकि दरमियान में परफॉर्मेंस उनकी थोड़ी सी गिरी भी। आपको नहीं लगता कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज्यादती कर जाते हैं अपने खिलाड़ियों के साथ जब इस तरह की डिस्कशन? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। बाबर आजम वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी है। बिल्कुल है, सारी कैलकुलेशन बिल्कुल है जी। जब भी कोई कैलकुलेट करेगा तो नंबर 1 हर लिहाज से वो निकलता है। बिल्कुल ऐसी है जी। अच्छा, जब ऐसा प्लेयर कमांड पर आता है
तो सारे प्लेयरों को हौसला होता है। बिल्कुल। उसकी अब उनके साथ कॉम्बिनेशन जो है हमारे मिकी आर्थर का है। जी जी। आप देखिए कि मिकी, मैं चूंकि बोर्ड में था तो मैं पीसी में नहीं ठहरता था। ठीक है। मैं हमेशा एनसीए में ठहरता था। जबरदस्त। वो कहते भी थे पीसी वाले के, सर हमने पीसी में रखा हुआ आपका अरेंजमेंट, नहीं आप वहीं पर कॉम्बिनेशन अच्छे कमरे होते थे। मैं कहता मुझे यहाँ रखो। मैं देखता था कि मिकी आर्थर से जब प्लेयर आकर मिलते थे तो 4 फुट दूर खड़ा करता था वो। डिटेल पूछी, ओके डन, नोट किया सब कुछ, और वो खिलाड़ी चला गया। सही। इसके बजाय जब पाकिस्तानी होते हैं कोच, तो वो कहते अरे भाई आप तो हमारे भतीजे होते हैं, आपका तो वालिद साहब तो मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं, मगर उनको ये अंदाजा नहीं था उसका दूसरे प्लेयर पर कितना बुरा असर पड़ता है। सही सही। जब आपने एक को भतीजा कह दिया और दूसरों को सिर्फ आपने दूर रखा हुआ है, इसके बहुत बड़े असरात होते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि भाई देखो, ये इस वक्त आपकी औलाद है, आप जब आपकी 2 औलादों के बारे में आप डिस्कशन करें, ये जहन में रखेंगे एक औलाद को इतना ना चढ़ाएंगे दूसरे को डिस्कस, ये औलाद ही की तरह से इनका पूरा सरमाया क्रिकेट है। तो आपको ये जहन में रखना है इस बात को। तो ये थोड़ा सा हमारे जो लोकल कोचेस हैं वो थोड़ा सा नाइंसाफी कर जाते हैं, और मैं बड़ा पॉइंट आउट करते रहता हूँ कि आपने ये बात गलत की है। मगर जो फॉरेन कोचेस होते हैं गोरे, उनका अपना स्टाइल होता है, ना उनको पुरानी किसी से दोस्ती होती, ना कुछ वो जाहिर भी नहीं करते हैं। होती हैं इनकी पुराने प्लेयर खेड़े होते हैं, मगर वो उस पर वो कहते नहीं है। और शायद आई थिंक शायद यही वजह जो आपने बात की कि जो इंटरनेशनल कोचेज हैं अगर वो पाकिस्तानी टीम के साथ आते हैं तो हम देखते हैं कि एक वाजे फर्क भी दिखाई देता है परफॉर्मेंसेस में। बिल्कुल। शायद वो प्रोफेशनलिज्म का ही थोड़ा सा डिफरेंस है। वो बड़े ट्रेंड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, पर्सनल किसी के साथ इक्वेशन नहीं होती, और वो अपने हिसाब किताब से चलते हैं, और वो हर प्लेयर को पता होता है कि मेरा मेरिट जो है वो काम करेगा। ये जो गोरे हैं ये सिर्फ मेरा मेरिट देखेंगे, कोई ताल्लुक आपका वालिद का किसी का कोई ताल्लुक नहीं उनके सामने, वो सिर्फ परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैलकुलेशन करके और फिर वो प्लेयर को लेकर आते हैं। सही। अच्छा सर, आप जो कि केसीसीए के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, लोकल अगर हम क्रिकेट की बात करें, स्ट्रीट क्रिकेट की बात करें, आपको लगता है कि अभी भी इतना टैलेंट है कि जो सामने आ सकता है, या पोटेंशियल फास्ट बॉलर्स या बैट्समैन निकल सकते हैं? क्योंकि हम एक बाबर आजम पे कब तक रिलाई करेंगे? हम बाबर आजम के साथ भी ज्यादती करते हैं कि जब हम कहते हैं कि एक बाबर आजम है और उसी पर नजरें जमा लेते हैं कि शायद वो 300 रन अकेला कर लेगा, या फिर एक शाहीन शाह अफरीदी पे हम रिलाई कर लेते हैं कि जी सारी विकेट्स वो ले लेगा। आपको लगता है कि और मजीद टैलेंट हंटिंग की भी जरूरत है? देखिए, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक सिस्टम है। मिसाल तौर पर कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ से तजावज़ कर। जी बिल्कुल ऐसी है। जी। आप अगर संडे को निकलें, गली गली आपको हर जगह क्रिकेट हो रहा है। क्रिकेट हो रहा है। जी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सिस्टम बनाया है कि अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 फर्स्ट क्लास और फिर उसके बाद प्लेयर आता है। तो और हर जगह रिकॉर्ड कीपिंग होती है। ठीक है। जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं अंडर 13 में, मुख्तलिफ जोन्स में खेल रहे हैं, मुख्तलिफ क्लब्स में खेल रहे हैं, तो उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिकॉर्ड में आता जाता है, कंप्यूटराइज सिस्टम में आता जाता है। जैसे जैसे वो आते जाते हैं ऊपर, तो वो देखते आते हैं कि इस प्लेयर ने परफॉर्मेंस दिया या छड़ गया, परफॉर्मेंस दिया या छड़ गया। इस तरह से प्लेयर आते जाते हैं। लोगों को एक गलत कॉन्सेप्ट ये है कि भाई गली में खेले, 4 छक्के लगाए, चलो भी आगे पाकिस्तान टीम में खेले। ऐसा नहीं होता। यानी अक्सर लोग सिफारिश करते हैं, बड़े हंसी आती है। तो मैं कहता हूँ अच्छा जी, सिफारिश करने वाले कहता हूँ जरा आप ऑन कर दीजिए माइक, और उस बच्चे से मैं सवालात पूछता हूँ। तो जब सवाल पूछता हूँ बेटे कौन से उसमें खेल रहे हो, क्लब में खेल रहे हो, अंडर 19 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खेले हो, अब वो तो ठुस होता है, उसको कुछ पता ही नहीं कि मैं क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं। तो वो जो सिफारिश कर रहा होता है, अच्छा भी ठीक है फारूक साहब बहुत हो गया, मैं समझ गया ये 0 है, ये गेम होना भी जरूरी है ना, और क्या परफॉर्मेंस होनी जरूरी है। क्रिकेट तो पब्लिक में होती है, क्रिकेट ये नहीं होती कि आपने ड्राइंग रूम में बैठ कर सारे फैसले कर लिए। और मैं हमेशा वो अपने हल्का अहबाब में कहता हूँ जी कि इमामुल हक पे बहुत तनकीद की गई कि शायद पर्ची हैं, जमामुल हक की पर्ची हैं, और भी लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने मनवाया, अपनी बैटिंग दिखाई, परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड बताइए कि कितने अच्छे बैट्समैन है वो। नहीं बिल्कुल, देखे ना इमामुल हक को तो हम लोग बड़ा ये नहीं देखते थे कि ये इमामुल हक का भाजपा थे। हम कहते नहीं, तुम्हारा परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस पे ऊपर आना है तुम्हें। बिल्कुल ठीक सर। वो कहते सर मेरा अपना परफॉर्मेंस है, ये क्यों लोग मुझे लगाते हैं? तो लेबल तो लगता रहेगा, उस लेबल की बुनियाद पर तुम्हें साबित करना है कि ये गलत इल्जाम है, तुम्हें अपना उसने परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। बिल्कुल जी जी। अच्छा सर, मैं चूंकि वर्ल्ड कप करीब है, एशिया कप तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत ही लेगा, हम पूरी उम्मीद करते हैं, पूरी दुआ भी करते हैं टीम ग्रीन पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, माशाल्लाह कॉम्बिनेशन अच्छा है। वर्ल्ड कप की तैयारी किस तरह देखते हैं? क्योंकि ये टाइटल एक बड़ा टाइटल था एशिया कप, अगर पाकिस्तान जीतता है तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, और टीम में कोई तब्दीलियां भी होते देखते हैं आने वाले टाइम में अगर वर्ल्ड कप में,
उतरती है पाकिस्तान टीम में की तब्दीलियां कम होंगी क्योंकि कम होंगी। बहुत जल्दी है ना, ज्यादा जी, 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 अरसा करीब- नहीं करीब है। है, हाँ, करीब- करीब ठीक है, है। तो इनमें ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। राइट। और पाकिस्तान बड़ी फिट टीम है इस जी। वक्त। एशिया कप के लिए तो है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कप जीत सकता है। देखिए वर्ल्ड कप में फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और सारी, आप अंदाजा लगाइए कि वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात, देखिए बिल्कुल बहुत बड़ी न्यूज़ थी। 1 और 2 जो वर्ल्ड कप था वो इन्होंने जीता था जी, तीसरा इंडिया ने जीता था जी बिल्कुल ऐसा और आज ये आलम है कि वो वेस्ट qualify इंडीज नहीं की कर पा टीम रहे। क्वालिफाई नहीं कर पाई जी। है। तो क्रिकेट में जो टर्मोइल आता है सही, और जो टीम परफॉर्मेंस देती है वही ऊपर आती है, जो नहीं देती वो पीछे रह जाती ठीक है। और नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी नए नए प्लेयर्स आ रहे जी। हैं। खुशाइन बात यह है कि हमारे जो नए प्लेयर्स हैं जी। पीएसएल के थ्रू या जी। दूसरी टूर्नामेंट्स के जी, थ्रू जी, जी, जी। जो प्लेयर्स आ रहे जी। हैं वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। और परफॉर्मेंस की वजह से पिक हो रहे सही। हैं। क्रिकेट में ये नहीं होता कि एकदम उठाया और आपने प्लेयर खिला दिया, बिल्कुल ऐसा कोई ऐसे ही खिला है। ही नहीं सकता कोई। एक बहुत ये लंबी जहन से स्ट्रगल होती है। लोगों को निकाल देना चाहिए जी। कि ये सिर्फ उठाकर आप प्लेयर खिलाते, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। उसका परफॉर्मेंस सारा रिकॉर्ड कीपिंग होती रहती है, राइट। उस रिकॉर्ड कीपिंग की बुनियाद पर वो ऊपर आता है। जी, जी। अगर कोई चाहे भी किसी की सिफारिश करना, या तो ये मुमकिन नहीं होता। 19-20 में कैलकुलेशन तो गलत हो सकती है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप किसी की सिफारिश की बुनियाद पर आप उसको उठा कर बिल्कुल ठीक, क्या बात है सर। अच्छा सर, चूंकि हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, आपने कहा जी कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा चेंजेस मुतवक्के नहीं है, टीम का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी दे रही हैं। फास्ट बॉलर्स की अगर मैं बात कर लूँ, मुसलसल क्रिकेट हो रही है कुछ अर्से से, हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के साथ भी खेली, फिर उसके बाद और भी सीरीज़ खेलती रही, उसके बाद अब एशिया कप है। हमने देखा पिछले मैच में भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए नसीम शाह अपनी फिटनेस पे, क्रैम्प्स पड़ के उनको लास्ट के जो बॉलर ओवर्स थे खास तौर पर उसमें। आपको लगता है कि इनको भी रेस्ट देने की जरूरत है बिफोर द बिगेस्ट टाइटल? नहीं, देखिए नसीम शाह की कल की अगर आप बॉलिंग देखें ना, कल की तो बहुत खूबसूरत थी। रिप्ले अगर हो जी, 3 विकेटें एक अलग बात है। जी। देखिए ना, 4 विकेटें ली शहजाद अफरीदी ने, 3 ली नसीम शाह ने, 3 उसकी विकेटों पर आप मत जाइए जी। आप सिर्फ ये देखिए कि उसकी बॉलिंग का लाइन एंड लेंथ जो थी ना, जी, 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 जी। हर बॉल मिडिल विकेट पर बहुत प्यारी पेस थी। जी, बैट्समैन को हिलने नहीं दिया उसने बिल्कुल। सही, ये बड़ा वैल्यू रखता है। और राइट, नसीम शाह ने राइट। कल बड़ा कम बिल्कुल जबरदस्त। ठीक। अब वो बेचारा एड पर आ रहा है तो लोगों को एतराज होता है नहीं, कि नहीं, भाई वो तो आप है। तो ये सब चीजें चलती रहती है भी बहुत खूबसूरत इंसान माशाल्लाह, आना भी चाहिए उनको। सर बहुत शुक्रिया, Thank थैंक you यू सो very मच, आपने हमें शर्फ बख्शा के आप तशरीफ लाए और इंशाल्लाह आपको मजीद भी ज़हमत देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जी आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ऑन दैट नोट हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले जुमे की सुबह। खुदा हाफिज़।